किसी पर आश्रित रहना ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मेरी पत्नी का इस संदर्भ में किया हुआ काम मुझे और भी शक करने को मजबूर कर रहा था। चलने में असमर्थ होने के कारण मैं अपने बेजान पैरों की तरफ देख रहा था। तकलीफ में मैंने अपनी व्हील चेयर हिलाई। बेजान पैर को मैंने अपने हाथों से बेड से नीचे खींचे और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करते हुए मैं पसीना पसीना हो गया था। मुझे यहाँ बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया गया था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया था। रोज़ मुझे दवाई देने के बाद वो कमरे से बाहर चली जाती थी और सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। रात के सन्नाटे में उसकी आने वाली वो अजीब आवाज़ से मेरा मन बेचैन सा हो जाता था। रात भर मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। जब कभी भी वो कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर हंसी होती थी। हाँ, उस समय उसका सुंदर रूप और भी चमक उठता था। उसके भीगे हुए बाल मानो मेरी जान ही ले लेते थे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ हमारे कमरे में क्यों नहीं सोती, उठकर क्यों चली जाती हो, वो कोई जवाब नहीं देती थी। वो मेरे बेजान पैरों की तरफ अजीब सी नज़रों से देखती थी। वो दिन भर मेरा ख्याल रखती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, पर रात में अच्छे से तैयार होकर सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने वाले कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। उसका ये सब करना मेरे लिए मौत से भी बदतर होता जा रहा था। एक दिन खाना खाते समय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सिया, तुम मेरे साथ रहोगी ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने पैरों पर खड़ा होने की। मैं बहुत जल्द चलने भी लग जाऊँगा। लाचारी के कारण मेरी आंखें गीली हो गई थी। मेरे असहाय होने की ये आखिरी सीमा थी। मैं जिस तकलीफ और परेशानी से गुजर रहा था वो मुझसे अब सहन नहीं हो रहा था। कोई भी पत्नी अपने पति को इस हालत में छोड़कर अगर दूसरे कमरे में चली जाती है तो ये किसी भी पति को सहन नहीं होगा। मेरी बात सुनकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और खाने की थाली उठाकर किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो किचन साफ करने में लग गई। मैंने फिर कहा, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम ठीक हो सकते हो। मैं फिर से चलने लग जाऊंगा। फिर हम हमारी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। उसके हाथ में जो कांच का गिलास था उसे नीचे फेंक दिया और मेरी व्हील चेयर को पकड़कर मुझे गैलरी में ले आई। मुझे 7वीं मंजिल से नीचे देखने में भी डर लग रहा था। तब वो मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे असहाय और अपंग ही अच्छे लगते हो। अगर तुमने फिर से अपने ठीक होने की बात कही तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे कि तुम कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो, दूसरों के ऊपर बोझ रहो। सिया मेरी तरफ गुस्से और नफरत से देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इतना द्वेष दिख रहा था कि मैं हैरान रह गया। फ्लैट की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। नीचे का दृश्य देखकर मैं खुद ही डर गया था। उस समय उसकी आंखें किसी गहरे राज के कारण लाल हो गई थी और मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था। फिर उसने मेरी व्हील चेयर पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आई और बेड पर बिठाकर मुझे दवाई दी और फिर लिटाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और सामने वाले कमरे में जाते हुए उसका दरवाज़ा जोर से पटका और अंदर चली गई। मुझे अब अपने इन बेजान पैरों पर गुस्सा आने लगा और अपने ही हाथ को उन बेजान पैरों पर पटक रहा था। आज अगर मैं ठीक होता तो उस इंसान को मार ही देता जिससे मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें करती है और पता नहीं क्या क्या। जब एक स्त्री और एक पुरुष एक कमरे में अकेले होते हैं तब उसके आगे के बारे में सोच सोच कर मेरा शरीर कांपने लगा था, पर मैं बेबस था। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि आज उस इंसान को, इसलिए मैं बहुत ही तकलीफ के साथ अपनी व्हील चेयर पर बैठा और टेबल में से बंदूक निकालकर कमरे से बाहर आ गया। सामने वाले कमरे में से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे से बाहर एक खिड़की थी। जब मैंने उस खिड़की से अंदर का दृश्य देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं गुस्से से दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक आदमी खड़ा हो गया और जिसे देख मेरे हाथों से बंदूक नीचे गिर गई, क्योंकि वो तो, मेरा नाम शिव प्रकाश गोयल है। मैं अपने ऑफिस में था।
मेरे सामने वो मनमोहक सौंदर्य लेकर बैठी हुई थी और अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने उससे कहा, मिस सिया, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम तुम्हारा फैसला ले सकती हो। एक तरफ 16 लाख रुपए हैं और दूसरी तरफ शादी के कागजात हैं। मेरी घूमने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मैंने उस सुंदर असहाय लड़की की तरफ देखा और मन ही मन हंसने लगा। उसकी पलकें गीली थी। 16 लाख रुपए की रकम तय करके उसकी नज़र उस चेक पर गई जिसकी उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर कोई स्त्री सुंदर और मजबूर हो तो मुझे उसकी मजबूरी से खेलने में और ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। ये निर्णय लेना शायद उस लड़की के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। उसके पिता इस समय अस्पताल में आईसीयू में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे और वो अपने पिता को बचाने के लिए लाचार होकर मेरे सामने बैठी हुई थी। कांपते हाथों से उसने पेपर्स पर साइन किए। मेरे चेहरे पर एक जोर सी हंसी आई। मुझे लगा कि मैंने फिर से एक नाजुक कली को खरीद लिया है जिसे 4 दिनों के लिए मैं अपने कमरे की सजावट की तरह रखूंगा और फिर किसी बिना उपयोग की चीज की तरह फेंक दूंगा। इससे पहले भी मैंने लड़कियों का इस्तेमाल किया था, अपनी कई रातें रंगीन की थी और जब मेरा मन भर जाता मैं उन्हें अपनी जिंदगी में से निकाल देता था। लेकिन सिया से शादी करना ये सिया की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मंजूर की थी तो मजबूरी में मुझे भी उसकी शर्त माननी पड़ी। शायद मेरे लिए भी वो स्त्री उतनी ही जरूरी थी जिसके साथ कुछ दिन कुछ महीने बिता सकूंगा। पर वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं थी, बहुत ही चालाक लड़की थी। मैंने खुशी खुशी वो कागजात उससे लिए और मैंने भी उस पर साइन कर दिए। उसके बाद मेरी ऑफिस में तीसरी कुर्सी पर बैठे मेरे वकील ने बाकी की कार्रवाई पूरी की। अब वो लड़की सिया समझौते के तरीके से सिया गोयल बन गई थी, पर कुछ ही महीनों के लिए। मेरा मन उससे भर जाने तक ही मैंने एक नज़र सिया पर डाली। वो सिर्फ मुझे खुशी देने के लिए आई थी। उसने तुरंत वो 16 लाख का चेक उठाया और वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी एक आवाज़ से उसके कदम वहीं रुक गए। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर ये चेक अस्पताल पहुँचा देगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलना होगा क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी जो मुझे बिल्कुल भी गंवानी नहीं थी। उसने बहुत ही तकलीफ के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरे पिता जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। पता नहीं वो बचेंगे भी या नहीं। भगवान के लिए मुझे अभी मेरे पापा के पास जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, पर मैं इतना दयालु भी नहीं था और अगर मुझ में इतनी ही दया होती तो मैंने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया होता। मैं उसके पास गया और कहा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी नहीं इस चेक की ज़रूरत है और मेरा ड्राइवर ये चेक अस्पताल तक आराम से पहुंचा देगा। प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मैं इस पल की राह देख रहा हूँ। ऐसा कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। वो सिर्फ कुछ घंटे अपने पिता के पास बिताने के लिए मांग रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसी लड़की के द्वारा मेरे चेहरे पर मारे थप्पड़ की गूंज के अलावा मुझे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी मजबूरी और आंसू देखकर शायद मेरे अंदर की आग और ज्यादा भड़क गई थी। इसीलिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत अमीर और मशहूर बिजनेसमैन था। अभी मेरी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी। मैंने बहुत सारी लड़कियां खरीदी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करके निरुपयोगी चीज़ों की तरह फेंक भी दी थी। किसी ने जितने कपड़े नहीं बदले होंगे उतनी मैंने लड़कियां बदली थी। मेरे पास अपार संपत्ति थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर मैंने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी बंधन में नहीं रहना था। मैंने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने फ्लैट में ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोल सीधे उसे एक कमरे में ले गया और बेड पर धकेल दिया। वो रोए जा रही थी। मैंने तुम्हें 16 लाख रुपए दिए हैं और तुम्हारा वो बूढ़ा बाप नहीं मरेगा, इसलिए अब रोना बंद करो। और फिर मैंने अलमारी में से निकाल कर वो गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था और उसके बदले उस गरीब घर की लड़की ने मुझे चाटा मारा था। पैसों के लिए इज्जत बेचने वाली लड़की में से नहीं हूँ मैं।
ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई थी और आज मैं उसे उसी घर में ले आया था और अब मन भरने तक मैं उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा और उसका इस्तेमाल करके दूध में मक्खी के जैसे फेंक दूंगा। कुछ दिन पहले भी मैंने उसे रुपए देने की कोशिश की थी और उसकी वजह थी उसका सौंदर्य, जिसे देख मैं हैरान था। इससे पहले भी मैंने उसके रूप की कदर की थी, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया था। मैं अगर चाहता तो उसी रात जबरदस्ती उसका अपहरण करके अपने अंदर बदले की आग बुझा लेता, पर मुझे वो लाचार और मजबूर लड़की देखनी थी। मैं चाहता था कि वो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगे, ऐसी मेरी इच्छा थी। आज वो मेरे सामने उसी गाउन में खड़ी थी जिस गाउन में मैं उसे देखना चाहता था। उस गाउन में उसका रूप और खुलकर सुंदर नजर आ रहा था। वो खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा कि मुझसे अब छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। कहने लगी कि मैं तिरस्कार करती हूँ तुम जैसे अमीर और बिगड़े लड़के का, जिसे सिर्फ लड़कियों का शरीर चाहिए। अपने पिता की जान बचाने के लिए मैंने अपने आप को तुम्हें सौंपा है। उन्हें बचाने के लिए मैंने खुद को तुम्हें बेचा है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने अपने पिता के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। उसके ऐसे घृणास्पद बोल सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा कि इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मेरा कितना भी तिरस्कार करो, लेकिन मैं कुछ दिन या यूं कहो कि कुछ महीने तुमसे प्यार करता रहूंगा और मेरी लाखों की कीमत वसूल करता रहूंगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। सिया मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में उनके ऑफिस गया था। उन्होंने कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा और जब उनके केबिन से बाहर निकला तो मेरी नज़र सिया पर पड़ी। उसका रूप देखकर मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। पीले रंग का कुर्ता और कंधे पर एक मेहरून रंग का स्कार्फ। और ठीक उसी समय कंप्यूटर की कीबोर्ड से उसकी नज़र हटकर मुझ पर पड़ी और वो थोड़ी असहज हो गई। स्त्रियां उन पर पड़ने वाली हर नज़र को पहचान लेती हैं, जो उनमें नैसर्गिक गुण ही होता है शायद। इसलिए सिया मेरी तरफ नापसंद नज़रों से देख रही थी। मुझे और हंसी आने लगी और मैं पापा के केबिन में वापस लौट गया। मैंने पापा से उसके बारे में पूछा तो कहने लगे कि कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है, होशियार और मेहनती लड़की है। इस पर मैंने कहा कि मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अगर आप उसे मेरे ऑफिस में काम करने के लिए कह दे तो मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। पापा मेरी बात टाल न सके। मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरे पापा रोज मेरी लड़कियों से दोस्ती पर सवाल उठाते थे। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, पर मुझे किसी भी बंधन में नहीं रहना था। मुझे आज़ादी पसंद थी और इसी वजह से मैंने अपना खुद का अलग फ्लैट भी ले लिया था और वहाँ कभी कभार लड़कियों को भी ले जाया करता था। सिया को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। सबसे पहले मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ाई, जिससे वो बहुत खुश हुई, पर आज तक उसे मेरी नीयत के बारे में पता नहीं चला था। एक हफ्ता बीत गया था उसे यहाँ आए हुए। मैं उसे कोई काम बताता तो वो उस काम को शांत तरीके से पूरा करती थी और कभी किसी काम के लिए उसने मना भी नहीं किया, सिवाय आज के, जब मैंने उसे ये कहा कि मेरे यहाँ काम करने वाली लड़कियों का मुझे मॉडर्न लुक चाहिए। तुम जो ये कपड़े पहनकर खुद को ढक लेती हो, इससे जरा बाहर निकलो और इसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ा दूंगा। सर, मैं जो और जैसे कपड़े पहनती हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ और मेरे लुक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके पापा के ऑफिस में काम किया है तो उन्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं आई, इसीलिए अगर आप मुझे फिर से वहीं भेज दें तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर मेरा पारा और चढ़ गया। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात तक नहीं की थी। मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से पहचानता था जो सामने कुछ और बोलती थी और मन में कुछ और छुपा रहता है। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि हमें बिजनेस लंच के लिए बाहर जाना है। क्या हम ऑफिस टाइमिंग के अंदर ही लौट आएंगे ना? ज़्यादा देर तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, डोंट वरी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गई और हम दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां मेरे कुछ क्लाइंट मौजूद थे। मीटिंग और खाने के बाद वो सभी चले गए। मैं सिया को किसी बहाने से होटल के एक कमरे में ले आया
और मेरा उद्देश्य बताने पर वो गुस्से से लाल हो गई। मैंने उसे 10 लाख रुपए का चेक दिया और एक गाउन दिया और कहा कि जब तक मैं चाहूँगा मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँगा। मुझे पता था कि वो मुझे मना नहीं करेगी, लेकिन उसने वो चेक और गाउन मेरे मुंह पर दे मारा और कहा कि मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ। मेरी तरफ नफरत भरी नज़र डालकर वो वहाँ से चली गई। उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। बाद में मैंने कुछ मनगढ़ंत बातें बनाकर पापा से कह दिया था कि उसे फिर से नौकरी पर ना रखे। उसके बाद मैंने ही उसके पापा का एक्सीडेंट करवाया था और उन्हें जीवन और मृत्यु के संकट में ला दिया था। और अब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने बस यही कहा कि मिस सिया, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो अपनी ये शालीनता और पारिवारिक सम्मान मेरे ऑफिस के बाहर ही रखना। तब वो बोली कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें चाहिए तो एक रात, 4 रातें, या फिर जितना समय चाहिए तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे छूने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी के बिना तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने सिया से पूछा कि तुम मुझ जैसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? तब सिया ने कहा कि मैं बिना शादी के खुद को तुम्हें सौंप नहीं सकती, क्योंकि ये पाप है और भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए अपने पति के रूप में ही मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगी। इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, पर मुझे सिया चाहिए थी। इसीलिए मैंने अपने वकील को बुलाकर सारी कार्रवाई पूरी की और आज वो लड़की मेरे पास थी और मेरे बेड पर पड़े हुए लाचार अवस्था में आंसू बहा रही थी। दूसरे दिन जब वो अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो वहां रोए जा रही थी, पर मेरा बदला पूरा हो गया था। मुझे अब उसे पत्नी के रूप में नहीं रखना था, पर शायद कुछ तो बात थी कि मैं उसे बाद में उसके घर से अपने फ्लैट पर ले आया था। इस बार जब वो आई तो उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से ज्यादा तिरस्कार था, पर उसे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि अब मेरा मन भर जाने पर मैं उसे तलाक दे दूंगा, पर वो और उसका रूप किसी नशे की तरह मुझ में उतरता जा रहा था, इतना कि मैं उसे घंटों देखता ही रहता। लेकिन मात्र मुझे आज तक उसका प्यार नहीं मिला, मिली तो बस तिरस्कार की भावना। उसका उदास चेहरा मुझे परेशान कर देता था। एक बार वो बीमार पड़ी और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तब मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने दिन रात उसका ख्याल रखा। मैंने उससे उस समय कहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर इस पर वो बहुत भड़क गई थी और बोली कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, और ये भी कहा कि मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए, मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। वो पागलों की तरह चीख रही थी और उसे काबू में रखने के लिए मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और ऑफिस चला गया। उसकी हालत देखकर मैं रास्ते भर वही सब कुछ सोचे जा रहा था और उसी दौरान सामने आने वाले ट्रक से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आँख खुली तो सामने पापा और सिया थे। मेरे दोनों पैरों में जान ही नहीं थी। मेरे दोनों पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था। लगभग 8 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं सिया के साथ फ्लैट पर लौट आया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। उसका मुझे देखने का नज़रिया बदल गया था, पर रात होते ही वो मुझे कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में चली जाती थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहता, पर उसके कमरे का दरवाजा बंद रहता और वहां से आने वाली हंसने और बात करने की आवाजें मुझे बेचैन कर देती। दूसरा और कौन हो सकता है? मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मेरा मैनेजर आता था, जो किसी जरूरी काम होने पर ही आता और फिर चला जाता। वो एक जिम्मेदार और सभ्य लड़का था। उसका खुद का भी व्यवसाय था, पर वही व्यक्ति मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम? हाँ, मैं। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था और सिया उसी के बगल में खड़ी थी। कहने लगी कि तुम्हारी सारी संपत्ति अब मेरे नाम पर है और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ। तब मैंने कहा कि सिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम मुझे मार भी दो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा ये बदला हुआ रूप मुझसे सहन नहीं हो रहा और तुम्हारा किसी के साथ अफेयर, ये भी मैं मान नहीं सकता, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैंने जमीन के ऊपर गिरी बंदूक कपकपाते हाथों से उठाई और सिया को पकड़ा दी।
उसने गन ले तो ली, पर अगले ही पल वो रोने लग गई। मैनेजर कहने लगा कि सिया मेरी मौसेरी बहन है। मैं नौकरी के लिए दुबई गया था। कुछ सालों बाद जब मैं लौटा तो सिया ने मुझे सब कुछ बताया। वो सुन मैं अंदर से बहुत दुखी हो गया था। तुमने जो कुछ हमारे मौसा के साथ किया, उसी का बदला हमने लिया, और इसीलिए नौकरी का बहाना करके मैं तुम्हारे ऑफिस में आया और तुम्हारा विश्वास जीता। भगवान सबके कर्मों का हिसाब जरूर करते हैं। सिया के साथ तुमने बहुत गलत किया, इसीलिए तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया था। जिस तरीके से तुमने सिया को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया, हमने भी वैसा ही कुछ सोचकर ये सब नाटक किया। ये सब सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी थी। मैं अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रहा था। एक पुरुष से ज़्यादा एक औरत में सहन शक्ति होती है। मैं हाथ जोड़कर सिया से अपने किए की माफ़ी मांग रहा था, और वो भी फूट फूट कर रो रही थी। बाद में वो नीचे बैठ गई और मेरे पैरों पर अपना सिर रखकर रोने लगी। मैं जैसा सिया के बारे में सोच रहा था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था और मैं शुक्रगुजार था भगवान का कि मेरी सिया मुझसे दूर नहीं गई। पर आज ये एहसास हुआ कि कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय कब और कैसे करवट ले, ये कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।